और मुझे लगता है एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू सबको पता है 8.85 10⁻⁻12। अगर मीडियम हो, माध्यम हो, तो क्या लिखते हैं एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन आर क्या होता है बताओ, परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको देगा, चिंता मत करो। क्या होता है ये, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बस आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, उसके बाद कुछ याद करने की जरूरत नहीं। इसमें एक तो ई ए कॉस थीटा, अगर आपको ई और ए दे रहा है तो ई ए कॉस थीटा, और अगर आपको कुल आवेश दे रहा है तो कौन सा लगाएंगे, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे कौन सा नियम कहते हैं बताओ, गाउस का नियम। कौन सा नियम है ये, गॉसेस लॉ है। समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो। तो ये तो विद्युत फ्लक्स के लिए बस दो फॉर्मूले याद रखो, ई डॉट ए या फिर सेक में। अब कब किसको यूज करना है वो हम बता देते हैं। जैसे हमने कहा एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर 2 मीटर स्क्वायर आई कैप है, एरिया ऑफ ए सरफेस is this, and E बराबर 2I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन अपॉन कूलम है। तो विद्युत फ्लक्स बताओ। Then find out इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप बताओ आपको क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ई दे रखा है, दे रखा है। तो बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जरा मुझे बता दो। पहले आप बता दो, ये लगाना पसंद करेंगे, ये लगाना पसंद करेंगे, जिसमें दिमाग हो तो यही जाएगा, ठीक है। तो इस पे जाएगा, तो बताओ ये फाई बराबर ई डॉट ए। बोलो ई और ए डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में दे रखे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ई का वैल्यू ये रहा, ए का वैल्यू ये रहा, तो बोला आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, और जे कैप डॉट आई कैप क्या होता है 0। पता है सबको। तो बोलो 2 2 जा कितना होगा 4 न्यूटन बटा कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। बोलो फ्लक्स आ गया कि नहीं आ गया। जिंदगी में ध्यान रखें, अगर कभी भी किसी भी सरफेस से फ्लक्स आउटवर्ड जा रहा हो, बाहर निकल रहा हो, तो ऑलवेज उसको किस में लेते हैं, पॉजिटिव। और अगर फ्लक्स किसी सरफेस में एंट्री मार रहा हो तो हमेशा किस में लेते हैं, नेगेटिव। और अगर कभी भी फ्लक्स सरफेस के पैरेलल हो, पैरेलल है, तो क्या इस सरफेस में जाएगा कि ये नहीं, तो फ्लक्स हमेशा कितना होता है 0। ये जिंदगी में ध्यान। और बस ई ए दे रखा है, तो आप सीधा ई डॉट ए पर जाए, इसमें जाए ई डॉट ए पर। और अगर आपको चार्ज दे रखा है, जैसे मैं आपसे कह दूं, मैंने आपसे कह दिया क्वेश्चन एक घन में 8.85 माइक्रो कूलम आवेश रखा है, इसका फ्लक्स ज्ञात करो। ज्ञात करो चार्ज ऑफ 8.85 माइक्रो कूलम is placed at center of a cube. Find out its flux. अब जरा बताओ, इसमें आपको ई दे रखा है या ओनली चार्ज दे रखा है। तो ध्यान रखो, एक तो क्लोज सरफेस होना चाहिए, घन क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, आवेश दे रहा है, तो आप सीधा कौन सा लगाएंगे बताओ, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जी। ठीक है, ये बंद पृष्ठ जैसे आपने देखा, बंद पृष्ठ मतलब क्लोज सरफेस। ये जरूरी है, किसके लिए कौन सरफेस होना चाहिए बताओ, क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस जैसे ही देखा तो सीधा ये लगाओ
बोलो टोटल चार्ज दे रखा है, बोला आया कि नहीं आया। और ध्यान रखें कि इस फॉर्मूले में बताओ कहीं क्लोज सरफेस की रेडियस आ रही है क्या, साइज आ रही है क्या, नहीं। तो ध्यान रखें ये स्टार आके लिख लें, बंद पृष्ठ का फ्लक्स। वेरी गुड, क्या बात है, तो मतलब तेने बाहर में पढ़ाई करी है, हाँ? बंद पृष्ठ का फ्लक्स उसके आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्या? फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस डजंट डिपेंड ऑन इट्स शेप एंड साइज। इसका भी आपको क्वेश्चन बताएं, समझिए। तो बस ये फ्लक्स के दो ही फॉर्मूले हैं, तो आप कृपया इन्हीं पे फोकस करें। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? ये एक तो कौन सा है, ई डॉट ए वाला। कौन सा वाला है? ई डॉट ए। बोलो ई डॉट ए कब लगाते हैं? जबकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, एरिया दे रखा हो, एंगल दे रखा हो, तो ये लग। लेकिन आपको लगता है कि भैया कोई भी क्लोज सरफेस है, कौन सा है? क्लोज्ड, और आपको क्या दे रखा है बताओ? चार्ज दे रखा है, बंद पृष्ठ है, और क्या दे रखा है? आवेश। तो सदैव ये लगा है, और इसमें कभी भी फ्लक्स आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो सब बच्चे इसको तालो, एज इट इज चार्ट उतारो पूरा का पूरा, झटाक से ताल ले। एम मतलब क्या है? हाँ, माध्यम, मीडियम। मीडियम में ये लगाना, थोड़ा उलझा सकता हो, माध्यम दे दे तो नीचे वाला लगा देना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा फिर। उठा लिए? कर दूं ये क्वेश्चन? उतार लो जल्दी से।
ये जरूर लिख लेना, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव लेते हैं, इनकमिंग नेगेटिव, और अगर ये समांतर हो, पृष्ठ के समांतर हो तो कितनी होती है, 0। लिख लिया? चले, चलो ये बता लो जल्दी से, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये बता लो, क्वेश्चन भी लिख लो, आंसर लिख लो, पीछे वो भी लिख लेना। ये बंद पर उसका फ्लक्स उसके आकार या आकृति पे निर्भर नहीं करता है। देख लिया? चलो अब देखो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि भैया अभी तक इसके कौन कौन से क्वेश्चन आ गए अपने फ्लक्स के, तो चेक करते जाओ। देखो कौन कौन से क्वेश्चन अपने हो गए। देखो ये हो गया सर अपना क्वेश्चन कंप्लीट, ये भी हो गया अपना द्विध्रुव आघूर्ण वाला, ये सब ओल्ड ईयर के क्वेश्चन है। और ये देखो अब ये अब हो जाएगा, जैसे ही फ्लक्स का नाम आया अब हो जाएगा। बोलो क्या बोला इसने, निर्वात में इकाई धनावेश, बोलो आपको आवेश दे रखा है, चार्ज। देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रवाह में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बोलो चार्ज दे रखा है, फ्लक्स की बात कर रहा है तो कौन सा लगाओगे, ई डॉट ए या सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो सिग्मा क्यू का मान कितना दे रखा है बताओ, 1। बोलो फ्लक्स का मान 1 बटा एप्सिलॉन जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बोलो कौन सा आंसर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ये कल हो ही गया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये अपना हो ही चुका है। ये भी कल हो चुका है डायपोल के कारण। देखते हैं ना आप क्वेश्चन कौन छूटे, एक ही छूटेगा वैसे भी ये वाला। अब ये लास्ट में क्योंकि डायपोल का भी और पढ़ेंगे, अभी आएगा। चलो ये देखो, ये इसका आंसर दो, हिंदी इंग्लिश वाले पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो भैया, हिंदी सबको आती है, आंसर बताओ। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ो, इसको छोड़ो भी, लास्ट में ये आएगा बस। कौन सा आएगा, अरे भैया क्या फ्लक्स क्या आकार पे निर्भर करता है क्या, तो त्रिज्या दुगनी कर दे, तिगनी कर दे, कुछ भी कर दे। बोलो फ्लक्स की बात कर रहा है तो फ्लक्स तो वो का वही रहेगा।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है, तो बोलो चार्ज के रूप में फ्लक्स क्या साइज पे डिपेंड करता है क्या? तो बोलो ये देखो, ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इफ रेडियस को क्या कर दें डबल, देन व्हाट इज इफेक्ट ऑन फ्लक्स, तो क्या आएगा रिमेन सेम, समान रहे। बोलो क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? चलो और देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये पहले हो ही गया था, ये कल हो ही गया था अपना। इसके बाद कौन बच्चा भैया, ये हो ही गया था क्वेश्चन अपना। चलो अब इसका बताओ भैया, ये देखो यही फ्लक्स का ही है। अब इसको ध्यान से देखो क्या बोला इसने, देखो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के मध्य बिंदु से 5 सेंटीमीटर ऊपर क्या दे रखा है बताओ, चार्ज दे रखा है। तो समझ जाओ क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो लगना है। लेकिन बोलो इसने पूरे घन का पूछा है या एक वर्ग का पूछा है? देखो इंग्लिश वाले यहाँ पढ़ो, ए पॉइंट चार्ज इतना इज एट ए डिस्टेंस डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, दे क्या रखा है चार्ज। अब बताओ स्क्वायर तो ये एक सरफेस होता है, ओनली एक सरफेस। बोलो घन में क्यूब में ऐसे कितने स्क्वायर होते हैं, देख के बताओ। इस कमरे में बताओ कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक का पूछ रहा हूं। तो बताओ फाई के क्यू के रूप में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब पूरे का तो ये हो गया, पर वो तो एक का पूछ रहा है, एक स्क्वायर का, तो इससे कितने होते हैं 6 होते हैं। तो सिग्मा क्यू अपॉन कितना आ जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 का मान लगा देंगे ना। तो बोला इनमें से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। देखो देखो सिग्मा क्यू कितना दे रखा है 96 माइक्रोकूलम, और नीचे 6 और किसका मान लगा दो 8 पॉइंट। बस इसको सोल्व कर लो, इनमें से कोई ना कोई उत्तर मिल जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना कि पूरे क्लोज सरफेस पे ये लगता है। अगर एक सरफेस का पूछता है, एक स्क्वायर का पूछ रहा है, तो बोलेंगे कितने स्क्वायर होते हैं इसमें 6 होते हैं। तो फिर 6 का क्या कर देना इसमें डिवाइड। बोला आंसर आया कि नहीं आया कि नहीं आएगा? बस आंसर सोल्व तो तुझे करना है। हाँ अभी करना है इसको अभी। और लास्ट में क्या बचा, ये तो सब पहले से हो गए थे, ये तो हो गए थे ना सारे। चलो तो इसको सोल्व कर लो, लिखो क्वेश्चन ये और आंसर बताओ कितना आएगा इसका। क्या आएगा, ए आ रहा है, फिर ए सही होगा। ए तो किस आ रहा होगा, आ रहा है हाँ ये आ रहा भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। ये 16 टाइम कटेगा, ये 8 से अप्रोक्सीमेटली कितनी बार कट गया 2 बार, यही आएगा 2 गुणा 10 की घात 6। सही कह रहा है, लगभग में कटेंगे सारे ऐसे। भाई ये 16 6 से 96 में कितनी बार कट गया 16, 16 6 जा क्या होता है 96। ये 8 मान लो अप्रोक्सीमेटली, 8 2 जा कितने होते हैं 16। हाँ कौन सा, हाँ इसने 8 ही दे रखा है, देखो ये लिखा ना 8, इसलिए 2 वाला आएगा। क्वेश्चन ने खुद ने 8 दे रखा है, बस हो गया 2 आंसर। बता लो जल्दी से, ए ऑप्शन है इसका आंसर।
लिया, कर लिया तुमने? चल अब चलते हैं अपन अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। आ जाओ, लक्ष्य हो ही गया था। अब देखो ऐसे ही अपन ने कल पढ़ा था डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ा था बताओ? विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था ना कल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो प्यारे बच्चों, आपसे वो कहेगा कि भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल को किस में रखें हम? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। बातें करने के लिए बहुत टाइम, अंगड़ाई मत ले जोर जोर से। हाँ तो बताओ, आपसे कहेगा डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल सही। और एक बार कहे कि असमान विद्युत क्षेत्र में रखा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो इसका बिहेवियर कैसा होगा? तो ध्यान रखें, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल तो लगता ही नहीं है, फोर्स कितना होता है? 0। और टॉर्क कितना होता है बताओ? पीई साइन थीटा। ये फोर्स कितना होता है? 0। और टॉर्क कितना होता है? पी साइन थीटा। इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसमें। पी आपको पता है, डाइपोल मोमेंट कल बताया था, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला ही बता रखा है मैंने, कितना होता है बताओ? Q × 2a। याद है ना? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा आपको देगा। अब थीटा के आधार पर इसकी 3 स्थितियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3। उन 3 स्थितियों के नाम भी पूछ सकता है, आप ध्यान रखें। कौन कौन सी स्थितियां? थीटा बराबर 0 को बोलते हैं स्थायी संतुलन। क्या बोलते हैं? स्थायी संतुलन, मतलब स्टेडी बैलेंस। कौन सा बैलेंस? स्टेडी बैलेंस। थीटा = 180 डिग्री को बोलते हैं अस्थायी संतुलन, अनस्टेडी बैलेंस। और थीटा = 90 को बोलते हैं असंतुलन, अनबैलेंस्ड। ये ध्यान, तो ये पूछ सकता है, बताओ स्थायी संतुलन कौन सी अवस्था होती है? स्टेडी बैलेंस किससे कहते हैं? थीटा बराबर कितना हो? 0। थीटा किस किस के बीच के एंगल है बताओ? पी और ई। बता दूं मैं इसको भी, जबकि पी और ई कौन सी डायरेक्शन में हो? ए की डायरेक्शन। इसमें पी और ई कौन सी डायरेक्शन में हो? अपोजिट। और इसमें पी और ई क्या हो? परपेंडिकुलर, लंबवत हो। ये मतलब होता है इसका। तो ये आपसे कंडीशन की नाम भी पूछ सकता है पेपर। और अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा असमान में, तो भाई साहब बल भी लगेगा और बलागुण भी लगेगा, दोनों लगेंगे। फोर्स भी लगेगा और टॉर्क। इसमें फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा। इसमें फोर्स और टॉर्क दोनों लगेंगे, वैल्यू नहीं निकालेंगे। बस वो पूछेगा कौन क्या लगेगा, तो आप बोले एक समान विद्युत क्षेत्र में तो बल नहीं लगता, बलागुण लगता है। असमान में दोनों लगते हैं। यूनिफॉर्म में फोर्स नहीं लगता, टॉर्क लगता है। और नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है। ठीक है। इसके बाद आपसे वो पूछ सकता है वर्क डन, कार्य की गणना करो। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन टू रोटेट डाइपोल। बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीई cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 क्या होगा? स्टार्टिंग का एंगल। θ2 क्या होगा? फाइनल है। वो आपको देगा, जिस हिसाब से कहेगा स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन में घुमाने में किया गया कार्य निकालो। स्टेडी बैलेंस से कहा ले जाओ अनस्टेडी बैलेंस। तो बोलो स्टेडी बैलेंस में थीटा की जगह क्या लिख देना? 0। यहाँ क्या लिख देना? 180। बोलो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 180 की क्या होती है? -1। और 2p हो जाए, तो आपको θ1 θ2 देगा वो कार्य। तो ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है।
अभी तक आया नहीं है, अभी तक इस पे एक ही क्वेश्चन आया हुआ है सब तक इतने सालों में, लेकिन अब आएगा इस पे। तो इस पे आपसे ये बैलेंस कंडीशन पूछ सकता है, वर्क डन पूछ सकता है, ये कार्य का मान निकालो, तो बोल देगा यहाँ से घुमाए। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ा था ना, 7 एक ही क्वेश्चन छोड़ा था, अभी एक ही क्वेश्चन बचा था अपने, बाकी सारे कंप्लीट हो गए थे। कहाँ गया ये वाला, देखो ये क्वेश्चन, एक विद्युत द्विध्रुव को किस में रखा, असमान विद्युत क्षेत्र, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस पर क्या लगेगा, तो बल और बलागुण दोनों लगेंगे, केवल बल लगेगा, केवल बलागुण न बल। तो आंसर कौन सा बताओ, ए, फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये सारे अपने ओल्ड के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा भी आपको हम जो क्वेश्चन देंगे उसमें एक्स्ट्रा भी देंगे। तो एक्स्ट्रा में ये है कि आपसे पूछ लेगा, जैसे मैंने बताया ना कि वर्क डन निकालो, कार्य का मान निकालो। तो कार्य का मान ये रहा, वर्क डन। तो वर्क डन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, पी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। जरूर नहीं कि ये 30 से 60 घुमाया, 30 से 60, तो थीटा 1 कितना हो गया 30, थीटा 2 क्या हो गया 60। प्रारंभिक कोण थीटा 1 है, थीटा 2 कौन सा है, अंतिम कोण। तो यहाँ से आप वर्ग भी निकाल सकते हो। चलो उतारो इसको पूरे चार्ट को। उतार लिया। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके अलावा एक दो चीज एक्स्ट्रा ध्यान रखो। क्या आपसे कभी पूछे, बोलो एक चालक गोला है, बताओ चालक गोले के कारण अधिकतम विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बताओ अधिकतम विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है। बोला ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर स्फीयर कहाँ होता है बताओ, पृष्ठ पर होता है। पृष्ठ पर मतलब सरफेस पर, सरफेस पे सबसे मैक्सिमम होता है। और बोलो जीरो कहाँ होता है चालक गोले के अंदर, इनसाइड जीरो होता है। पर ये सरफेस पे जो मैक्सिमम होता है वो इन एयर, आपके इस बार 12th में भी आया हुआ ये क्वेश्चन, और मैंने क्लास में लिखा रखा था, याद करो, जबकि बुक में नहीं था। वायु में कितना होता है इसका मान,
इस बार राजस्थान बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था, ये क्लास में लिखा था ना, अधिकतम से अधिकतम वायु में कितना हो सकता है, 3 गुणा 10 की घात 6। इसके ऊपर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। इसे भंजन विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे पूछेगा चालक गोले के पृष्ठ पर अधिकतम विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, कितना होता है, ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि जैसे कि एम्स वगैरह के क्वेश्चन है उनमें स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ही पूछते हैं। दूसरा आपसे पूछेगा बताओ विद्युत ऊर्जा घनत्व। विद्युत ऊर्जा घनत्व मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, तो ध्यान रखें 12ε0 E²। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है, क्या होता है फॉर्मूला, 12th में पढ़ाया था आपको। इसी प्रकार आपसे पूछेगा कि हमने चालक गोले को आवेश दिया, सारा आवेश कहाँ आता है, इसके पृष्ठ पर, अंदर तीव्रता कितनी होती है 0। तो बोलो इसके सरफेस पर प्रेशर कितना होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो ध्यान रखें, ये अपने नहीं है 12th के अंदर, यहाँ पूछेगा σ² अपॉन कितना होता है 2ε0। जब सिग्मा आप सब जानते हैं क्या होती है, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व होता है ना, आवेश घनत्व। तो आपको ये पूछ सकता है कि चालक गोले को आवेश दिया, सारा आवेश कहाँ आया, पृष्ठ पर। बोलो इसके पृष्ठ पर विद्युत दाब कितना होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होगा। ये अपने 12th में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नर्सिंग में मिलेगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होता है, तो ध्यान रखें σ² अपॉन 2ε0। दिशा तो सबको पता है, प्लस के कारण क्या होती है, भार, तो भार हो। तो ये भी आप एक्स्ट्रा में ध्यान रखें, ठीक है। अगर इधर देखते रहो, अभी देखते रहो, अगर आपको साबुन का बुलबुला दे दिया, साबुन का बुलबुला, हाँ साबुन का सोप बबल, बताओ भाई सोप बबल के बैलेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, 4T/R इक्वल्स टू σ² अपॉन 2ε0। सर ये कहाँ से आई बताओ, ये माना सोप बबल, सोप बबल भी होलो स्फीयर होता है, खोखला गोला होता है साबुन का बुलबुला। अब आपने उसे आवेश दिया, तो आपको 11th में पढ़ा गया है साबुन के बुलबुले के अंदर दाब कितना लगता है, 40/R पढ़ाया था ना फ्लूइड मैकेनिक्स में। और बोलो इलेक्ट्रिक प्रेशर कहाँ लगता है, भार, वो लगता है अंदर, ये कहाँ लगता है, भार। अगर दोनों बराबर होंगे तो बैलेंस कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी, तो आपके साबुन के बुलबुले की बैलेंस कंडीशन भी पूछ सकता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर और जो फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रेशर उसको बराबर कर दो, अर्थात द्रव का जो दाब है और विद्युत का दाब है उसे क्या कर दो, बराबर। तो वही होता है। तो इनमें से आपको एक्स्ट्रा में एम्स में तो आएंगे इस चीज़ का क्वेश्चन, वैसे RUTS में इतने हाई लेवल के आते नहीं है, फिर भी आप लिख लो इनको और पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन भी आ सकते। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया है। और कल जैसे कि आपने मुझे सूचना दी कि आपकी कल